कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। बच्चे जो हैं, लेखक जो हैं, वह अपने बचपन में और सब तो खेल खेलते ही थे, कभी कभी बाराती बनकर भी बारात भी निकालने का खेल करते थे, बाराती भी बनते थे। तो बाराती होते थे, दूल्हे होते थे, दूल्हा दुल्हन होते थे और समधी भी होते थे। तो ये लोग कैसे करते थे, तो बारात जब निकलती थी तो कनस्तर का तंबूरा बजता था, मतलब जो टीन होता था उसका तंबूरा बजता था कनस्तर का, और अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। आम का जो गुठली होता है, आम की सूखी गुठली, उसको घिसकर जो है वह शहनाई बजाई जाती थी, शहनाई का रूप दिया जाता था। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, जो चूहेदानी टूट जाता था उसकी पालकी बना लेते थे ये लोग, और समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर वहाँ पर दरवाजे लग जाती थी। मतलब वहाँ पर एक चबूतरे के एक कोने से ही चलते थे ये लोग और वहाँ दूसरे कोने पर पहुँच जाते थे। यही बारात का होता था जगह, और दूसरे कोने पर जब पहुँचते थे तो वहाँ पर दरवाजे लगती थी। मतलब बारातियों का जो स्वागत होता है वो होता था। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहाँ पर काठ की जो पटरी होती थी छोटी छोटी, उससे उसको घेर करके और वहाँ पर गोबर से लिप करके आम और जो केले होते थे उनकी टहनियों से, पत्तों से सजा करके छोटा सा मंडप आंगन में तैयार किया जाता था और कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। मतलब शादी विवाह के लिए जो व्यवस्था की जाती है, कलसा कुल्हड़ सब रखा जाता है, वो रखे जाते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। बस वहाँ पहुंचकर शादी का झूठ मूठ का हुआ नाटक ये लोग रीति रिवाज करते थे और फिर लौट करके कहाँ आ जाते थे, तो वहीं आ जाते थे जहाँ से बारात चलती थी। मतलब चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने बारात लेकर जाते थे, दूसरे कोने पर शादी का रस्म रिवाज करके और नाटक करके और फिर अभिनय करके दूसरे कोने पर पहले कोने पर लौट आते थे। मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक ही बाराती जाते थे और फिर सारा जो ताम झाम होता था इतने ही दूरी में होता था। तो बाराती लौट आती थी। अब लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। खटोली मतलब छोटा सा खाट होगा, उस पर लाल ओहार मतलब लाल चुन्नी डालकर, लाल दुपट्टा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। मतलब उस पर ऐसा नाटक किया जाता था जैसे दुल्हन बैठी है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब बच्चे लेखक जो थे वह अपने साथियों के साथ ये खेल खेलते थे, और जब खाट पर लाल ओहार लगा दिया जाता, मतलब उसमें दुल्हन बैठी है, तो बाबूजी ये सब देख करके जब आते कि वो शादी ब्याह तो हो गया, बाराती भी लौट आई, तो देखें दुल्हन कैसी है। तो जैसे ही वह लाल ओहार उघाड़ते तभी बच्चे लोग हंस करके वहाँ से शर्मा कर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। अब ये बाराती वाला खेल तो हो गया। इसके बाद फिर से लड़के बच्चे जो हैं, लेखक जो है, अपने साथियों के साथ में जुट जाते थे। लड़कों की बच्चों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। जब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते तो आपस में ये लोग राय करते कि चलिए अब ये सब तो खेल हो गया, अब खेती का खेल खेला जाए, खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। अब खेती के लिए पानी की तो ज़रूरत होगी, तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल मतलब दिखावे का कुआं तो बनाना पड़ेगा। तो क्या होता था कि चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी जैसे कि कुएं के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जिसमें गोल चक्री जैसा लगा होता है, उसमें रस्सी बांधी होती है, तो वही घिरनी ये लोग गाड़ लेते थे, उसी तरह का कर लेते थे कुछ। और उसके जो नीचे है, नीचे का जो गली है, नीचे का जो जगह होता था, उसको कुआं मान लेते थे, वह कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था।
और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मूंज जो होती है वह एक तरह की घास होती है, उसकी रस्सी बनती है। तो मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर उसको कहते हैं बच्चों, जो घड़े जैसा ही होता है, सेम घड़े के सर्कल का घड़े जैसा होता है दिखने में, लेकिन वह घड़े के आकार से बहुत छोटा सा होता है, एक कप के बराबर होता है। जैसे कि एक कप होता है ना, उतना ही साइज का मिट्टी का वह घड़े जैसा होता है, उसको चुक्कर बोलते हैं या चुकिया बोलते हैं, चुक्कर बोलते हैं। उसमें पहले लोग चाय वाय पीते थे, पानी भी पिया जाता था। वो छोटा सा चुक्कर एक कप जैसा काम करता था, गिलास का भी काम करता था। तो उसी चुक्कर में वही मूंज की पतली रस्सी बांध करके और गरारी पर चढ़ा दिया जाता था, और जो घिरनी बनाई जाती थी उस पर से उसको लटका दिया जाता था कि ये बाल्टी का काम करेगा पानी खींचने के लिए। तो इस तरह से पानी की व्यवस्था हो जाती थी। फिर दो लड़के बच्चे क्या करते थे, 2 लड़के बैल बन जाते थे और मोट खींचने लगते थे। मोट जो होता है वह बैल के ऊपर पड़ा हुआ जो हल होता है, उसमें एक रस्सी जैसा होता है, बैल के गले में बांधा हुआ रहता है, और उससे बैल जो है वह इधर उधर भागते नहीं हैं और हल को खींचते हैं। तो इसी तरह से 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता। अब वहाँ जो चबूतरा था वह खेत बन जाता था, उसको खेत बना दिया जाता। कंकर बीज और ठेंगा हल जुआ था। अब कंकर जो होता था, छोटे छोटे जो कंकर पत्थर होते थे, उनको बीज मान लिया जाता था, और ठेंगा मतलब नीचे के थंब को जो जैसे नीचे की ओर करेंगे ना, तो उसको हल बना दिया जाता था, और उससे फिर खेत की जुताई कर दी जाती थी। उसी थंब को जो अंगूठे को हल बनाता था, बनाया जाता था ठेंगे को, तो उसी से फिर जुताई करके और वह कंकर रूपी जो बीज है उसमें बो दिए जाते थे। बड़ी मेहनत कंकर बीज और ठेंगा हल जुआ था। तो कंकर को बीज मान लिया जाता था, और ठेंगा थंब जो है जिसको अंगूठा बोलते हैं उसको ठेंगा भी बोलते हैं। तो उसको ठेंगे को ज़मीन पर रोप करके और ऐसे हल चलाई जाती थी, तो ठेंगा को हल जुआठा बना दिया जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। अब ठेंगा रूपी हल जुआठे से और कंकर रूपी बीज को, और वही जो घिरनी बनाई जाती थी पानी के लिए, तो इन सभी से खेत को, वह जो चबूतरे नुमा खेत था उसको जोतते थे बच्चे, और फिर उसमें वही बीज बोते थे, कंकर रूपी बीज बोते थे, फिर पानी पटाते थे। तो इस तरह से खेत जोते बोए जाते थे और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। अब फसल तैयार होते तो देर लगती नहीं थी, तो फसल तुरंत तैयार भी हो जाती थी, और हाथों हाथ काट भी ली जाती थी। और फसल काटते समय लड़के क्या गाना गाते थे, बच्चे तो गाते थे कि ऊंच नीच में बई कियारी, माने कियारी जो है वह ऊंची नीची है, उसमें बीज बो दिए, और जो उपजी सो भई हमारी। और इस ऊंचे नीचे कियारी में जो बीज बोए उसमें जो फसल हुई वो सब हमारी हो गई। तो इस तरह से गाने गाते गाते हुए खेत भी काट लेते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। अब फसल को एक जगह रखते थे और उसको पैरों से रौंद कर जो है वह अनाज भी निकल जाता था। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। तो फसल को पैरों से रौंदने के बाद, अनाज निकालने के बाद कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। मतलब कसोरा यानी कि जैसे कटोरा होता है ना, तो छोटा छोटा कटोरा, तो उसी का सूप बना लेते थे। सूप जिसमें अनाज ओसाए जाते हैं, तो उसको सूप बना करके अनाज को ओसा लेते, और मिट्टी के जो दिए होते थे वह तराजू बना लेते थे उसके, और उसी पर जो है वह राशि तौल दी जाती थी, मतलब अनाज को तौल दिया जाता था, राशि तैयार कर देते थे।
मतलब मिट्टी के दिए की तराजू पर तौल कर राशि दे दिया जाता था। इसी बीच बाबूजी आकर कुछ पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। इसी बीच में बाबूजी यह सब देखकर आते और पूछते थे लेखक से कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। मतलब वो मजाक करते थे हंसाने के लिए कि ये जो खेती हुई है इस साल की खेती कैसी रही, अच्छी खासी रही ना, ये पूछते थे बाबूजी। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। बाबूजी के इतना कहते ही लड़के बच्चे जो थे वह जैसे का तैसे अपना खेत खलिहान छोड़ते और हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। ये मौज मस्ती वाली इनकी खेती होती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। लेखक कह रहे हैं कि इस तरह के जो नाटक थे वो हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। उधर से जो राही बटोही गुजरते थे इनके खेलने वाली जगह के आसपास से, वो भी रुककर इनके खेल तमाशे में इंटरेस्ट लेते थे, दिलचस्पी लेते थे। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था, मनमोहक लगता था बच्चों का ये सब खेल तमाशा, और वहीं रुककर ठिठक कर इनके खेल तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। ददरी के मेले, ददरी का जो मेला होता था ना, वो एक तरह का बहुत बड़ा मेला ही है। जैसे कि कुंभ है या ये सोनपुर का मेला हो गया, कुंभ का मेला हो गया भारत में, तो ये ददरी का मेला भी एक बहुत बड़ा मेला होता था, जिसमें आदमी लोगों के झुंड को आते जाते देखते थे। तो बच्चे, ये लेखक भी अपने साथियों के साथ में कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे कि चलो भैया ददरी, मने चलो भैया मेला, और सत्तू के पिसान की मोटरी लेकर मेला चलते हैं, मने सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। जब किसी दूल्हे के आगे ओहारदार पालकी देख पाते, मतलब दूल्हा अपनी दुल्हन लेकर जाता हुआ दिख जाता इन्हें बच्चों को, तब ये खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? तो रहरी में रहरी पुरान रहरी। रहरी मतलब जो तूर की दाल होती है ना, उसको रहरी बोलते हैं देहाती भाषा में, गांव के लैंग्वेज में, भाषा में। तो रहरी में जो पुरानी रहरी, मतलब जो दाल में पुरानी दाल हो जाती है ना, जो बहुत दिन की रखी हुई होती है तो अच्छी लगती है वो, तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, और जो डोला की कन्या है, मतलब डोले में जो दुल्हन है, वह मेरी मेहरी है, मतलब मेरी पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। लेखक वो कहानी बता रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि जब ये लोग ये गाना हम लोग गाते थे ना, तो डोली को देख करके, तो इस पर एक बूढ़ा वर था, कोई मतलब बूढ़ा आदमी था जो शादी किया था, थोड़े एजेड होगा। तो उस बूढ़े वर ने यह सुन करके हम लोगों को बहुत देर तक खदेड़ा था और ढेलों से मारा था गुस्से में आकर। तो उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो उस खसूट खबीस की सूरत लेखक को आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। उस आदमी की शक्ल अच्छी नहीं रही होगी, तो ये उस ससुर को कोस रहे हैं, उस पिता को कोस रहे हैं जिसने अपनी कन्या का विवाह वैसे बदसूरत और एजेड आदमी से किया था। ऐसा इंसान इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे।
आम का जब सीज़न आता है ना, तो उसमें आंधी भी खूब चलती है। तो जब आंधी आती थी तो आंधी के थम जाने पर लेखक जो हैं वह बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर भूले भूले गोपी आम खाते थे। जो आम पेड़ों पर ही पक जाते हैं ना और वो गिरते हैं तो उन्हें गोपी आम बोलते हैं। छोटे छोटे आकार में ये आम बड़े रसीले और मीठे होते हैं। तो वहाँ चुन चुन कर भूले भूले गोपी आम, पेड़ का पका हुआ आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और बहुत तेज आंधी आई। आकाश काले बादलों से ढक गए, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा बहने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे, मतलब खूब तेज की आंधी पानी वर्षा आई और ठंडी हवा चलने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, लेखक जो थे वे सारे बच्चे चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बिलाई का मतलब होता है गायब हो जाना। मतलब एक पैसे की जो लाई है वह बाजार में छितराई हुई है और बरखा जो है वह उधरे बिलाई, मतलब बरखा जहाँ से आई है वहीं पे ख़त्म हो जाए, वहीं पे बिला जाए। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। यहाँ पर लेखक एक घटने की जिक्र कर रहे हैं, एक दिन की बात बता रहे हैं कि बहुत तेज़ से आंधी पानी आई थी और ये लोग दौड़ गए थे उधर आम के बगीचे की ओर। पर मूसलाधार पानी रुकने वाली नहीं थी। आंधी पानी मूसलाधार और तेज़ बारिश होने लगी। तो बारिश में भीगने से बचने के लिए बिजली भी कौंध रही थी। ये लोग जो हैं बच्चे लड़के, वह पेड़ की जड़ों से धड़ से सट गए थे, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मतलब कुत्ते के कान में एक तरह का जो कीड़ा होता है वह चिपका रहता है। तो उसी तरह से ये भी बच्चे भी पेड़ से चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थमी नहीं। पर बारिश जो थी वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी, थमी नहीं थी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। बरखा जब बंद हो गई तो बाग में बहुत से बिच्छू निकल आए थे। जब ऐसा होता है बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, तो बारिश के बंद होने पर बहुत सारे बिच्छू निकल आए थे। तो बच्चे देख करके डर गए और वहाँ से भाग गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। इन बच्चों में, लेखक के दोस्तों में बैजू नाम के कोई बच्चे लड़के थे। वह बहुत ही ढीठ थे, मतलब बदमाश टाइप के थे, शैतानी करते रहते थे, तो हिम्मत वाले थे। तो संयोग की बात है कि जब ये लोग भाग रहे थे तो बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी कोई व्यक्ति रहे होंगे, मिल गए। उनको आँख से कम सूझता था। तो बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उसको चिढ़ाने लगे बैजू जो थे इनके दोस्त कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। बैजू के सुर में सुर मिलाकर इन लोगों ने भी चिल्लाना यही शुरू किया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मतलब उनको तिवारी जी को चिढ़ाना शुरू किया। तिवारी जी गुस्सा हो गए और इन लोगों को बेतहाशा खदेड़ दिया। ये लोग अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब अपने अपने घर की ओर भाग गए तेजी से। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। अब तिवारी जी शायद शिक्षक रहे थे, तो वे क्या हुआ कि जब बच्चे सारे उनके हाथ नहीं लगे तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे।
अब तिवारी जी जो हैं गुस्सा होकर के जब ये हाथ नहीं आए तो पाठशाला में स्कूल में चले गए और वहाँ से 4 लड़के को इनको पकड़ कर लाने के लिए भेजा। मतलब एक तरह से जैसे कि कैदी को लाने के लिए भेजते हैं ना, वैसे गिरफ्तारी वारंट लेकर के वे 4 लड़के इनके घर की ओर छूटे इनको लिवा ले जाने के लिए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अब वो जो 4 लड़के गुरुजी ने भेजे थे, तो ज्यों ही ये लोग घर पहुँचे हैं दोनों को पकड़ने के लिए, वे चारों लड़के इनके घर पहुँच गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और बैजू जो थे इनके दोस्त वो तो भाग चले, वो हाथ नहीं आए, लेकिन लेखक धरा गए। लेखक उन बच्चों के हाथ पकड़ा गए, वे इन्हें पकड़कर सीधा गुरुजी के पास ले गए। अब गुरुजी ने इन्हें डांट लगाई होगी या पिटाई भी की होगी, इनको सज़ा दी। गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। बाबूजी ने जब यह बात सुनी तो वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए, दौड़े दौड़े, और लेखक को गोद में पुचकारने और फुसलाने लगे, दुलारने लगे। पर लेखक जो हैं वह तो दुलार से चुप होने वाले लड़कों में से थे नहीं। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। रोते रोते बाबूजी इन्हें कंधे पर उठाए हुए थे, दुलार रहे थे, इतना रोए, रोते रोते उनका कंधा भिंगा दिया आंसुओं से। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए, घर ले चले। बाबूजी गुस्सा गए लेखक को देख करके रोते हुए, और गुरुजी से चिरौरी माने गुरुजी से शिकायत करने लगे। चिरौरी का मतलब होता है शिकवा, शिकायत करना। तो गुरुजी से इस बात की शिकायत करते हुए गुरुजी को भला बुरा बोल करके और इनको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। जब घर लेकर आ रहे थे तो रास्ते में फिर इनके साथियों का झुंड मिल गया लड़कों का। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। वे ये इस तरह का दोहा गाना गा रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, माई जो है माँ वह पुए पकाएंगी और हम लोग खूब खाएंगे और खेलेंगे नहीं जुआ, जुआ कभी नहीं खेलेंगे। इस तरह का गाना वह गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। अब लेखक जो थे वह अपने साथियों को गाता नाचता देख करके अपना सारा कष्ट भूल गए और जिद करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में जाकर फिर वही गाने, वही तानसुर अलापने लगे, वही गाने गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। तब तक जो है वह सभी लड़के सामने मकई का खेत रहा होगा, उस खेत में चले गए, घुस गए। उसमें चिड़ियों का एक झुंड चल रहा था, चिड़ियों का झुंड दाना चुग रहा होगा। तो बच्चे जो हैं वह चिड़ियों के झुंड को देख करके उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, पर पकड़ने लगे दौड़ दौड़ करके, पर एक भी चिड़िया नहीं पकड़ में आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। लेखक जो थे वह खेत से अलग खड़े थे और गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अब इनके साथी जो हैं वह चिड़िया पकड़ने में लगे थे और लेखक जो हैं वह खेत से अलग होकर खड़े होकर उन लोगों को देख देख करके गाने गा रहे थे कि राम जी की चिड़ई है और राम जी का ही खेत है दिया हुआ, तो चिड़ई भर भर पेट खा लो, अनाज खा लो, ऐसा ये लेखक गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लेखक और उनके साथियों से कुछ दूर पर इनके लेखक के बाबूजी जो थे, पिताजी, वह गांव के भी कुछ आदमी थे और इनके पिताजी भी खड़े थे साथ में। तो बच्चों का यह कार्य देख करके, यह खेल देख करके वे कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। माने चिड़िया परेशान हो रही हैं पर बच्चों को मज़ा आ रहा है। और सचमुच ये अगर कहा जाए कि लड़के और बंदर जो हैं वह दूसरे का दुख नहीं समझते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चे जो हैं वह बस उनको अपने खेल से, मस्ती से मतलब है। और चिड़िया जो है परेशान हो रही है, कौन परेशान हो रहा है, इससे उनको नहीं मतलब होता है। सरल हृदय के बच्चे होते हैं, बच्चे भावना के बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं।
तो यही सब बात कर रहे थे लेखक के पिताजी और जो गांव के आदमी खड़े थे वहाँ पर वे लोग। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। अब एक कोई टीला था वहाँ पर, जहाँ पर ये लेखक जो अपने दोस्तों के साथ चले गए, वहाँ पर चूहों का बिल रहा होगा, तो उस बिल के ऊपर जो है ये पानी फेंकने लगे। अब टीला ऊंचा था तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। तो सारे बच्चे थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब ये लोग जो चूहे के बिल में पानी फेंक रहे थे कि चूहा निकलेगा, तो उस बिल में चूहा के बदले सांप कोई था। तो वहाँ से पानी फेंकने से वो सांप ही निकल आया। चूँकि चूहा जो है गणेश जी का वाहन है, तो इसमें ऐसा लेखक लिख रहे हैं कि गणेश जी के चूहे की रखवाली के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सब गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब जब सांप निकला तो सांप को तो देखकर अच्छे के होश उड़ जाते हैं, अच्छे हिम्मत वाले लोग डर जाते हैं। फिर भी ये तो बहुत सीधे सरल बालक लोग थे। बच्चे डर गए और डर करके चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे, बेतहाशा भागने लगे। ऐसे भागे कि किसी को होश नहीं रहा। बस भागते जा रहे थे। कोई औंधे मुंह गिरा, किसी के दांत टूट गए, किसी के सिर फूट गए, किसी का घुटना छिल हो गया। सारी देह इनकी लहूलुहान हो गई। पैरों के जो तलवे हैं वह कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। लेखक जो थे वह बस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और सीधे अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुरगुरा रहे थे। इनके जो पिताजी थे वह ओसारे में बैठ करके हुक्का गुरगुरा रहे थे, हुक्का पी रहे होंगे बैठक के ओसारे में। उन्होंने हमें जब इनको इस तरह से भागकर घर में घुसते हुए देखा तो बाबूजी ने इन्हें लेखक को बहुत आवाज़ लगाई, बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। पर उनकी बात हमें सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनाई दी पर अनसुनी कर दिया, क्योंकि उस टाइम इतने डरे हुए थे कि इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, किसी चीज़ का होश नहीं था कि बाबूजी बुला रहे हैं या कौन बुला रहे हैं। तो बाबूजी की बात को अनसुनी करके सीधा मैया के पास चले गए दौड़ते हुए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब लेखक जो है वह घर में सीधा दौड़ करके घुसे और बाबूजी चिल्लाते बुलाते रह गए इनको। बाबूजी की बातों का जवाब नहीं दिया, उसको अनसुना करके सीधे अपनी माता के गोद में जाकर के बैठ गए। मैया के पास चले गए, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। मैया जो थी इनकी माताजी लेखक की, वह चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया करने का मतलब होता है चावल चुनना, बिनना, उसको साफ करना या फटकना, झाड़ना। तो चावल को अमनिया कर रही थी, चावल को साफ सुथरा कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। ये उनकी माताजी की गोद में जाकर के बैठ गए, उनके आंचल के तले छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अब इन लेखक को जो डर से कांपते हुए देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी और सारा काम छोड़ दिया उन्होंने। सब काम छोड़ के और इनको गोद में छिपा कर के बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। माता का प्रेम ही ऐसा होता है। अब माँ जो है इनको अधीर होते हुए, रोते हुए देखकर, डरे हुए देखकर, कांपते हुए देखकर खुद ही रो पड़ी और सारा काम छोड़कर इनको अपनी गोद में समेट लिया, आंचल से ढक लिया और इनको ऐसे गोद में चिपका करके, दबा करके इनको सहारा देने लगी। अपने आंचल से इनके घावों को, इनके देह को पोंछने लगी और अधीर होकर घबरा करके इनसे भय का कारण पूछने लगी कि क्यों इतना घबरा गए हो, क्या हुआ है। इन्हें दुलारने, चूमने लगी, पुचकारने लगी और फिर इनसे कारण पूछने लगी। बड़े संकट में पड़ गई मैया। इनकी हालत देख करके बहुत संकट में पड़ गई, बड़ी मुश्किल में पड़ गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, क्यों इतना घबराया हुआ है और इसे इतनी चोट कैसे लगी है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। अब लेखक की ऐसी अवस्था देख करके झटपट हल्दी पीसा गया और इनके घावों पर लेप लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। घर में जितने भी लोग थे वह घबरा करके इनके उपचार में लग गए, इन्हें संभालने में लग गए। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। अब लेखक कुछ इनसे जब पूछा जा रहा था कि क्या हुआ है बच्चे, क्या हुआ है, क्यों इतने घबराए हुए हो, कैसे चोट लगी है, किस कारण से भागते हुए घर में घुसे हो,
इतनी हड़बड़ी में कैसे चोट लगी है। तो लेखक कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस धीरे से कह रहे थे मतलब सांप 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 बोलना चाह रहे थे, पर ये बोल नहीं पा रहे थे, इतने घबराए हुए थे। मैया के आंचल में लुके जा रहे थे, मतलब छिपे जा रहे थे बस, और सांप कहना चाह रहे थे, पर इनके मुंह से प्रॉपर आवाज़ नहीं, स्पष्ट आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस ये सांसा कर रहे थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थीं। इनका, लेखक का जो सारा शरीर था वह डर से थर-थर काँप रहा था, इनके रोंगटे खड़े हुए थे सांप को देख करके डर से। ये आंखें खोलना तो चाहते थे, पर वे खुलती नहीं थी, वे खुल नहीं रही थी। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार-बार निहारकर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इनकी ऐसी अवस्था देखकर इनकी माताजी इतनी घबरा गई कि इनके काँपते हुए होठों को बार-बार वह निहारती और फिर ममता से भर करके इन्हें बड़े लाड से अपने गले से लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। ये सब कुछ देखकर सुनकर बाबूजी जो हैं वह दौड़े हुए आए और झट से इनको कोशिश किए कि माता की गोद से लेकर अपने गोद में लेकर इनको चिपका लें, इनको दुलार प्यार करें। लेकिन लेखक जो थे वह तो माता की जो इनके आंचल की छाँव थी, मैया के आंचल की छाँव, उसमें इतनी प्रेम और शांति थी कि उससे निकलना ही नहीं चाह रहे थे लेखक, और इन्होंने उस चंदोवे की, उस प्रेम शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। मतलब चंदोवा, जब हम चंदोवा एक तरह का कपड़ा होता है जिसको तभी ताना जाता है जब कोई पूजा पाठ होता है तो चंदोवा लगाया जाता है। तो माता की आंचल लेखक को उसी भगवान के को जो चंदोवा चढ़ाया जाता है, जो ताना जाता है भगवान के लिए, उसी चंदोवे के समान लगी, उसी आशीर्वाद के समान लगी, जिसमें बस प्रेम और सुकून की छाया इनको मिल रही थी। तो ये इन्होंने मैया के आंचल की छाया न छोड़ी, उस चंदोवे की छाया न छोड़ी। माता का आंचल कहानी का सार यही है कि ठीक है, पिता है या जो भी हैं, घर के लोग हैं, पर माँ के गोद में, माँ के आंचल की छाया में जो प्रेम और शांति है, जो सुकून है, वैसी छाया, वैसा सुकून और वैसा शांति कहीं नहीं है दुनिया में, और कहीं भी नहीं है। तो लेखक ने इस कहानी में यही बताया है कि भले ही वो पिता के साथ रहते थे, माता से खाने तक का नाता था, सब कुछ पिता के साथ खेलते थे, करते थे, खेल कूद जो भी था, मजाक मस्ती, पिता के साथ लाड़ दुलाड़, सब कुछ पिता के साथ करते थे, लेकिन माता का जो आंचल का सुख है वह कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसी चीज़ को लेखक ने यहाँ बताया है। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और आगे का अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।